हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स पॉइंटर का अध्ययन कर रहे हैं जो कि घट्टा चक्र पब्लिकेशन का है। इसमें मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पहले मैंने इसका 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, ये हमारा चौथा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। अगर वीडियो पे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, हमें यहाँ से शुरू करना था। देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेरेक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में किया गया। नेक्स्ट है एग्रीटेक इनोवेशन हब किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये IIT रोपड़ के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण किसने जारी किया। ये नीति आयोग ने जारी किया। आगे है नीति आयोग ने इस सूचकांक को किसके सहयोग से विकसित किया। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है। ये हनाहतयाल मिजोरम है। नेक्स्ट है न्यूनतम कोर वाला जिला कौन सा है। ये लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में किस भारतीय छात्रा को शामिल किया गया। तो सुकन्या सोनेवाल को शामिल किया गया जो IIT गुवाहाटी से हैं। नेक्स्ट है सोनेवाल को कार्यकारी समिति में किस पद पर नियुक्त किया गया। तो संचार और जनसंपर्क प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। आगे है शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये मानेसर गुरुग्राम में हरियाणा में आयोजित किया गया। आगे है सम्मेलन में किन 3 नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई। तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई। आगे है नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। आगे इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 तक रसायन उद्योग में कितने अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। तो लगभग 7 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। आगे है राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली में हुई। आगे है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला आणंद गुजरात में रखी गई। नेक्स्ट है भारत में पहला अश्वमुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत के किस अन्य पशुपालन क्षेत्र में रोगमुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया जा रहा है। तो मुर्गी पालन क्षेत्र में। आगे है किस बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में यह प्रणाली किन क्षेत्रों को कवर करता है। तो ये महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदी घाटियों को कवर करता है। आगे है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम क्या रखा गया। तो इसका नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा गया। नेक्स्ट है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है यह संस्थान किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आगे है NIPDSD के अन्य क्षेत्र केंद्र क्या हैं। इसके अन्य क्षेत्र है बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर, मोहाली और रांची। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में
रोग का उन्मूलन करने का प्रमाण पत्र भारत को दिया गया है? किस रोग का? तो ट्रैकोमा नेत्र रोग के उन्मूलन का प्रमाण भारत को दिया गया है। आगे यह प्रमाण पत्र किसने जारी किया? तो यह प्रमाण पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया। आगे संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी बाल मृत्यु दर का आकलन समूह की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 1990 से 2024 के मध्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? तो ये 79% की कमी आई है। नेक्स्ट है, भारत एनर्जी स्टैक की परिकल्पना किस मंत्रालय ने की? तो ये विद्युत मंत्रालय ने की। आगे है, भारत एनर्जी स्टैक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालनीय डिजिटल अवसंरचना। आगे कहाँ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये नवादा, बिहार में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में। आगे है, ग्रीन डेटा सेंटर किन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं? ये ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। आगे है, यह किन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2026-27 तक कितनी अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो 22,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने किस देश में अपना पहला स्वदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये ब्राज़ील में। आगे है, इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 1925 में हुए वार्तालाप का। आगे, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप कब और कहाँ हुआ? तो ये 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ, केरल में हुआ। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी। आगे है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, समुद्र क्षेत्र हेतु भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी है। आगे है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद, तेलंगाना में किया गया। आगे है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण संचालन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो सुरजीत एस भल्ला के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाने वाला यह कैसा सर्वेक्षण होगा? यह घरेलू आय मापने हेतु पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण होगा। आगे है, पानी शुद्ध करने के लिए नई तकनीक किस संस्थान ने विकसित किया? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली, पंजाब ने विकसित किया। नेक्स्ट है, यह तकनीक किन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है? यह सूर्य प्रकाश और हल्के कंपन पर आधारित है। नेक्स्ट है, नव्या योजना की शुरुआत किस जिले में हुई? नव्या योजना की शुरुआत सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में हुई। नेक्स्ट है, नव्या योजना किस आयु वर्ग के किशोरियों के लिए है? तो ये 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों के लिए है। नेक्स्ट है, नव्या योजना किन 2 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो नव्या योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व साक्षर घोषित किया गया? तो त्रिपुरा को उल्लास कार्यक्रम के तहत, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। आगे है, त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना? तो ये मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना। नेक्स्ट है,
त्रिपुरा की साक्षरता दर अब कितनी पहुंच गई है? तो ये 95.6% पहुंच गई है। आगे है, उल्लास कार्यक्रम किस आयु वर्ग के निरक्षर लोगों के लिए लक्षित करता है? तो ये 15 और उससे अधिक वर्ष के आयु के निरक्षर लोगों के लिए लक्षित करता है। आगे है, दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री को किस राष्ट्रीय मंच से जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये ई रक्त कोष के द्वारा। आगे है, ई रक्त कोष किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? यह रक्त बैंकों की उपलब्धता, रक्तदान शिविर आदि की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? तो उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति जारी की। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग ने पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया? इसको आधिकारिक तौर पर प्रतिभा सेतु नाम दिया। नेक्स्ट है, प्रतिभा सेतु का उद्देश्य क्या है? प्रतिभा सेतु का उद्देश्य इच्छुक गैर अनुशंसित योग्य उम्मीदवारों का वैकल्पिक करियर अवसर देना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की? तो ये भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की। आगे है, किस वर्ष तक इस रोग को भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है? तो ये वर्ष 2047 तक। आगे है, विगत 5 वर्षों से बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है बिजली उत्पादन में। नेक्स्ट है, बिजली उत्पादन में भारत से आगे कौन से देश हैं? तो भारत से आगे चीन और अमेरिका हैं। आगे है, भारतीय मानक समय AIST के प्रसार पर एक ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया? तो ये उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार ने किया। नेक्स्ट है, यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो ये सम्मेलन एक राष्ट्र एक समय पर आधारित था। नेक्स्ट है, समय प्रसार के लिए 5 क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जा रही हैं? तो ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थापित की जा रही हैं। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में किसकी आगामी सूचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया? तो ये विधिक माप विज्ञान नियम 2025 का मार्ग प्रशस्त किया गया। आगे देखते हैं, आगे दिया है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया? ये मानेसर हरियाणा में किया गया। आगे है, मानेसर संयंत्र किस ऑटो कंपनी से जुड़ा है? ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से जुड़ा है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये गोविंद मोहन ने की, केंद्रीय गृह सचिव हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने कहाँ मॉडल रॉकेट लॉन्च किया? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना। आगे, हाल ही में G20 शेरपा के पद पर किसने इस्तीफा दिया? तो ये अमिताभ कांत ने। आगे है, G20 शेरपा शब्द का अर्थ क्या होता है? देश का प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाली स्वतंत्र संस्था का नाम क्या है? विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB। आगे है, अहमदाबाद में एयर इंडिया की किस उड़ान की दुर्घटना की जांच AAIB कर रहा है? तो AI-171 एयर इंडिया की उड़ान की जांच, दुर्घटना की जांच AAIB कर रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने दिनों के अंतर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की घोषणा की? तो 75 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ किन परिवारों को दिया जाता है? तो ये जिनके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई है उनको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से परिवार इस योजना के पात्र हैं? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार इस योजना के पात्र हैं। आगे है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कितनी एकमुश्त राशि प्रदान करती है? तो 30,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करती है। आगे है, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली के राजघाट पर किया गया है। नेक्स्ट है, लोक संवर्धन पर्व किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। आगे, कार्यक्रम में किसके आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है?
ये अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और पारंपरिक शिल्पकारों पर आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार किन राज्यों में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो झारखंड, बिहार और तेलंगाना में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। आगे है लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजारीकरण इसका नया आदर्श वाक्य है। आगे है महाराजा सुहेलदेव विजय मेला पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये चित्तौरा बहराइच में आयोजित किया गया। आगे विजय मेला में महाराजा सुहेलदेव कितनी ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आगे भव्य प्रतिमा को किस मूर्तिकार ने तैयार किया? तो भव्य प्रतिमा को पद्मश्री राम सुतार ने तैयार किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। आगे है लद्दाख में सभी सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में किस प्रकार का आरक्षण लागू किया गया? तो राज्य के आदिवासी हेतु श्रेणीवार आरक्षण को लागू किया गया। आगे है लद्दाख में कितने वर्षों का निवास अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? तो ये 15 वर्ष का निवास अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। आगे है चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो ये 359 मीटर है। नेक्स्ट है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1315 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल की एक प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? तो इसकी तकनीकी विशेषता है वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग और जीएसएम मैपिंग। नेक्स्ट है जाति डेटा संग्रह के साथ संख्या जनगणना कितने चरणों में कराने की घोषणा की गई? तो ये 2 चरणों में कराने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो ये 1 मार्च 2027 इसकी संदर्भ तिथि है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के संदर्भ तिथि क्या है? इसकी संदर्भ तिथि है 1 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट है जनगणना किस कानून के तहत शासित होती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना अधिनियम 1990 के तहत शासित होती है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 की जनगणना क्यों स्थगित कर दी गई थी? यह कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दी गई थी। आगे है जुलाई 2025 से रेलवे टिकटों की ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया? तो ये आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। आगे है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये